सबसे पहला तो सवाल ये कि ये जो गाइडलाइन है पहले भी एक गाइडलाइन चल रही थी, उसके बाद ये बदलाव करने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई? इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, समय तो काफ़ी बदला है। 2016 में जो गाइडलाइन दी गई थी उसका कैसा प्रभाव पड़ा है, उसके क्या इस बीच में आपने देखा होगा कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने अभूतपूर्व डेवलपमेंट्स उनमें हुई हैं। चाहे आप उसको उत्पादकता दृष्टि से देखिए, चाहे उसको टर्नओवर की दृष्टि से देखिए, उनके प्रॉफिटेबिलिटी दृष्टि से देखिए, और उन गाइडलाइंस को अब समय के साथ बदला गया है, जिससे कि उनको जो शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी आते हैं, उनमें टोटल रिटर्न्स जो है वो बढ़ें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, उनको ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, और एक बैलेंस रहे, एक समन्वय रहे। क्योंकि जो भी रिसोर्स मैनेजमेंट है जिसको कि कैपिटल मैनेजमेंट गाइडलाइंस प्रभावित करती हैं, वो एक आर्ट है। उसमें कई सारे चीज़ों को उसमें सामंजस्य करना पड़ता है और उनमें एक बैलेंस लाना पड़ता है। तो वो बैलेंस लाने के लिए भी ये किया गया। स्पेसिफिक बात करूं तो इसमें सबसे पहले जो है गाइडलाइन में बदलाव हुआ है डिविडेंड को लेकर के। डिविडेंड में आपने जो किया है वो ये है कि हर कंपनी को डिविडेंड देना होगा, वो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 30% या फिर उनके नेटवर्थ का 4% हो। अब ये 4% वाली शर्त पहले 5% के पास थी, तो ये 5% से घटा के 4% किया गया है। इसका डिविडेंड पे क्या असर पड़ेगा? अगर मैं शेयर होल्डर हूं किसी सरकारी कंपनी का जो इस गाइडलाइन के दायरे में आता है, तो मैं क्या मानूं, मुझे ज्यादा डिविडेंड मिलेगा कि कम मिलेगा? देखिए, दो कंडीशंस थी। एक तो ये था कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका 30% या 5% नेटवर्थ, और ये था विच एवर इज हायर, उनमें से जो अधिकतर हो। तो हमने उस अधिकतर की सीमा को 5 से 4 इसलिए किया है क्योंकि जो संसाधन हैं उनके विभिन्न उपयोग होते हैं। एक सबसे बड़ा उपयोग है कि अपनी कैपेक्स ग्रोथ के लिए उनको लगाया जाए। अब यदि हम ज़्यादा डिविडेंड यदि ले लेंगे तो वो जो उनका जो कैपेसिटी है कैपेक्स की वो भी कम हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम जो ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस का भी ध्यान रखें। हालांकि इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि सरकारी कंपनियों में रेगुलर डिविडेंड एक रिटेल निवेशकों का आकर्षण का केंद्र रहता है। अब 5% की बजाय 4% डिविडेंड देंगे तो वो उनके लिए थोड़ा सा डिस्करेजिंग होगा? नहीं, वो उसको हम उस दृष्टि से नहीं लेते हैं। एक तो ये जो गाइडलाइन है ये मिनिमम है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही देना है, ये न्यूनतम स्तर पे देना है, और यदि न्यूनतम स्तर से नहीं दे पाते तो उसके लिए एक एग्जम्पशन की व्यवस्था है। लेकिन इससे आपने देखा होगा बहुत सारी जो सरकारी कंपनी इससे अधिक भी देती हैं। 30% पैट नहीं, कई बार 40%, 50% पैट भी देती हैं। वो उन पे निर्भर करता है कि उनके बोर्ड्स क्या डिसीजन लेते हैं, उन पे कितना कैश जनरेशन है, उनकी कैपेक्स प्लान क्या है। तो गाइडलाइन का मतलब होता है न्यूनतम, और न्यूनतम में इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। एक और इसमें आपने जो एक पैरा में एक लाइन और लिखा हुआ है कि सरकारी क्षेत्र की जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं, खासतौर से एनबीएफसी, उनको आपने विशेष रियायत दी है। पैट वाली नेटवर्थ वाली शर्त को आपने हटा दिया, इसके पीछे क्या वजह है? उसकी मेन वजह है कि जो कैपिटल एनबीएफसीज होती हैं वो उनके लिए कैपिटल एक तरह से ऊर्जा है, रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। यदि उनके पास कैपिटल होगा उसी के ही एक अनुपात में वो लेंडिंग कर सकते हैं, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी हैं। तो उनकी कैपिटल नीड्स जो हैं वो उनकी नेटवर्थ से आती हैं। तो यदि हम नेटवर्थ में वो कंडीशन लगाएंगे तो अधिक डिविडेंड देने से उनकी जो आगे लेंडिंग की क्षमता उतनी नहीं रहेगी। यदि उनके पास संभावनाएं हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये न्यूनतम है, इससे अधिक भी दिया जा सकता है, लेकिन न्यूनतम हम इसलिए उसको ठीक कर रहे हैं कि ताकि उनको कभी भी, यदि उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, यदि उनके पास मतलब
संभावनाएं हैं, तो संभावनाओं को प्रयोग करने के लिए उनके हाथ न बन जाए। तो ये पूरे गाइडलाइंस के बाद उम्मीद की जाए कि सरकारी कंपनियों के पास कैपेक्स के लिए ज्यादा पैसा आएगा और वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगी। एक और खबर जो इससे अलग हट करके है, एनटीपीसी आईपीओ, ग्रीन का आईपीओ आया है, तो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि इसके बाद अगला नंबर किसका है? देखिए, हमारा जो एक विचार रहा है और जिसमें बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं कि जो अपने उनके ग्रीन पोर्टफोलियो हैं उसको विकसित करें, और ये जो ऐसी कंपनियां जो ब्राउन हैं अभी, मतलब कोल या कोल से संबंधित या ऑयल फॉसिल फ्यूल से संबंधित कंपनियां हैं, वो सब अपने ग्रीन पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं। उनमें सोलर एनर्जी भी है, उनमें विंड ऑफशोर भी है, उसमें उनका कॉम्बिनेशन है, उसमें पंप स्टोरेज है, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन है। तो तरह तरह के जो नए रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, हाइड्रो भी है, तो ये वाले वो पोर्टफोलियो बना के यदि उसको हम आगे तेजी से बढ़ाते हैं, तो एक तो हमारे जो हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम इतने गीगावाट करेंगे और 2070 तक हम नेट जीरो में जाएंगे, उसकी ओर हम लोग तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सा निवेश की जरूरत है।